हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नई इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस और ये है चैप्टर नंबर 1 द वर्ल्ड सिंस 1991 का एक और खास वीडियो। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने इस चैप्टर के अलग अलग पहलुओं को समझा। हमने जाना कि 1990 के बाद से ही कैसे दुनिया में एक बदलाव आना शुरू हुआ, कैसे हम सुपर पावर्स की जंग के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नए चैलेंजेस को पढ़ने वाले हैं। हम जानने वाले हैं किस तरह से आज की इस मॉडर्न डे वर्ल्ड में टेररिज्म यानी आतंकवाद ने हमें सताए रखा है और किस तरह से तकलीफों का पहाड़ पूरी दुनिया के सर पर टेररिज्म के माध्यम से घूम रहा है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर 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 अपना प्यार बरकरार रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर आप नए हैं बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप नए हैं तो जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहां आपको ढेर सारे चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे और आप अपनी पढ़ाई वहां से जारी रख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जी हां, स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, ये नीचे आपको नजर आ रहा है, स्काई एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो है ये 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। एब्सोल्युटली फ्री है, यहां पर नोट्स और रिसोर्सेज की भरमार है, आपका इंतजार कर रहे हैं ये सारे नोट्स। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। जरूर 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 डिजिटली कनेक्टेड रहिए और पूरा वीडियो अंत तक देखिए। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टेररिज्म की। जी हां, आतंकवाद। द अटैक ऑन न्यूयॉर्क ट्रेड सेंटर एंड पेंटागन इन वॉशिंगटन डीसी ऑन 11th September 2001, पॉपुलरली रेफर्ड टू एज 9/11 अटैक। इन अटैक्स ने, इन हमलों ने दुनिया को हिला करके रख दिया। स्पेशली अमेरिका की ये सुपर पावर होने की धौंस को तो धज्जियां उड़ा दी और नेस्तो नाबूद कर दिया। कहीं ना कहीं दोस्तों, आतंकवाद का एक घिनौना चेहरा दुनिया के सामने आया। जी हां, दिस अटैक ब्रॉट इन अ न्यू फॉर्म ऑफ टेररिज्म इन द वर्ल्ड। आतंकवाद की बात भारत जैसे देश कई वर्षों से कर रहे थे, लेकिन यहां पर सिर्फ पर्टिकुलर रीजन में ही आतंकवाद सीमित था। इस अटैक के बाद जो अमेरिका में हुआ, आतंकवाद का डायमेंशन बदल सा गया था। कहीं पर भी कभी भी दुनिया के किसी भी कोने में हमले हो सकते हैं, ये टेररिस्टों ने बता दिया था। Terrorism has been defined as the use of violence or the threat to use violence with an intention to create panic in the society and pursue political, religious or ideological goals। कहीं ना कहीं दोस्तों, खतरनाक तौर पर हिंसा का उपयोग करके समाज में पैनिक और सोसाइटी में एक डर का माहौल फैलाना ही टेररिस्टों का मकसद है। फिर वो पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो या आइडियोलॉजिकल यानी विचारधारा की जो लड़ाई है, उसके आधार पर टेररिज्म जो है वो पनपता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जनरली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड ऑफिशियल्स आर प्राइमरी टारगेट्स। अक्सर ये देखा जाता है कि सरकारी कचहरियां, कोर्ट्स, सरकारी दफ्तर, यही प्राइमरी टारगेट्स होते हैं और अक्सर इन्हीं से जो है टेररिज्म का जो है नुमाइंदगी देखी गई है। द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ मॉडर्न डे टेररिज्म इज कंसिडर्ड टू बी द अटैक ऑन द इजरायली ओलंपिक टीम एट म्यूनिच 1972 बाय द पैलेस्टीनियंस। तो कहीं ना कहीं ये 1972 की बात बता रहे हैं, जहां पर म्यूनिच के अंदर ओलंपिक में जो हिस्सा लेने के लिए इजराइल की टीम जा रही थी, पैलेस्टीनियंस ने उन पर अटैक कर दिया था। आतंकवाद की ये पहली बड़ी मॉडर्न डे घटना मानी जाती है। सिंस देन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्रुप्स हैव इंडल्ज्ड इन एयरप्लेन हाईजैकिंग्स, बॉम्बिंग्स एंड असैसिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। कहीं ना कहीं ये अलग अलग पैंतरे आतंकवादी अपनाते रहे हैं, लोगों को डराने, सरकारों को धमकाने के लिए, और इन हथकंडों का इस्तेमाल इन्होंने किया है। ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म mainly targeted institutions of the state. The terrorists usually fought for the rights of some specific people. अक्सर यही देखा जाता था कि कुछ लोगों के हक के लिए ये टेररिस्ट जो हैं वो जंग का ऐलान कर देते थे, स्पेशली सरकारों के खिलाफ।
लेकिन अब मॉडर्न डे टेररिस्ट की परिभाषा ही बदल गई है। द टेररिस्ट एक्टिविटी वाज यूजुअली एसोसिएटेड विद सेपरेटिस्ट मूवमेंट, अलगाववाद से ही इन्हें जोड़ा जाकर देखा जाता था। लेकिन अब मॉडर्न डे टेररिज्म थोड़ा सा बदल गया है। मॉडर्न डे टेररिज्म इज डिफरेंट इन सेवरल वेज। द टेररिस्ट टुडे आर नॉट फाइटिंग फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरिया, यानी किसी सीमा में, किसी ज्योग्राफिकल एरिया तक सीमित नहीं है अब टेररिज्म। द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर मोटिवेटेड and inflamed by an abstract religious ideology। कहीं ना कहीं दोस्तों एक एब्स्ट्रैक्ट धार्मिक भावना से ये जुड़े हुए हैं जो कि एकदम ज्यादा इन्हें वायलेंट बनाती है। द फाइट इज फॉर एब्स्ट्रैक्ट गोल्स एंड द ऑपरेशंस आर ग्लोबल इन नेचर। अब ये किसी रीजन से जुड़े नहीं हैं, अब ये पूरे दुनिया भर में कहीं पर भी अटैक कर रहे हैं और ग्लोबल बन चुका है ये टेररिज्म का नेचर, रीजनल नहीं है अब। आफ्टर 9/11 अटैक, सिमिलर अटैक्स took place in Bali 2002, Madrid 2004, London 2005 and Mumbai in 2008। इस प्रकार से ग्लोबली ये आतंकवादी जो हैं अपना जहर उगल रहे हैं। इससे कई देशों में खतरा और पैनिक, सोसाइटी, समाज में डर फैला जरूर है। दोस्तों ये समस्या बहुत बड़ी है और जितना जल्दी हम सब दुनिया भर के देश एक होकर के इसका सामना करें उतना ज्यादा बेहतर होगा। बात करते हैं अगले मुद्दे की। आज का अगला मुद्दा है मल्टीपोलैरिटी एंड रीजनलिज्म। जी हां, हमने देखा दोस्तों पिछले कुछ वीडियोस के अंदर इसी चैप्टर में कि देश में, इनफैक्ट दुनिया की अगर बात कर रहे हैं तो दुनिया में अमेरिका एक सुप्रीम पावर, एक सुपर पावर बनकर के उभरा। सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद पूरी तरह से पावर शिफ्ट हुआ और दुनिया भर में अमेरिका का डंका बजने लगा था। लेकिन दोस्तों अब माहौल बदलता है। अक्सर माहौल बदलता है। हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, ये दोनों ही बहुत जरूरी होते हैं कहीं ना कहीं आपका सुप्रीमेसी बरकरार रखने के, आपका डोमिनेंस बरकरार रखने के लिए। यहां पर भी ऐसा ही है। वर्ल्ड ऑर्डर यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका के खेमे में तो जरूर था, कई देश अमेरिका को सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कितने टाइम तक आप इसे बरकरार रखेंगे। हर किसी में महत्वाकांक्षाएं होती हैं। ग्लोबलाइजेशन के दौर में हर देश आगे बढ़ रहा होता है और ऐसे में किसी एक के पास सारा सुपर पावर बने रहने का हक थोड़ा सा छिन भी जाता है और वही हुआ है आजकल के दौर में। द वर्ल्ड ऑर्डर वाज डोमिनेटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। द अमेरिकन मिलिट्री एंड इकोनॉमिक माइट वाज अनचैलेंज्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। यानी अमेरिका के मिलिट्री का, इकोनॉमिक सैंक्शंस का कोई तोड़ नहीं था दुनिया भर में कोल्ड वॉर के बाद के एरा में। लेकिन दिस इज व्हाट मेड देम सुपर पावर। हाउएवर, economic rise and military capabilities are not the only criteria to become and remain a superpower. It is the amalgamation of both hard power and soft power that shapes a country to become a world power। यानी किसी भी दुनिया को, के देश को अगर सुपर पावर बनना है तो उसे हार्ड और सॉफ्ट दोनों ही पावर्स का इस्तेमाल करते हुए, अमेलगमेट करते हुए वर्ल्ड पावर बना रहना है। While hard power relies on coercion, military force and economic sanctions, और दूसरी तरफ सॉफ्ट पावर जो होता है इट इंक्लूड सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल इन्फ्लुएंस, साझा करना, कोऑपरेट करना दूसरे देशों से, ये सॉफ्ट पावर होता है। वैल्यूज और ट्रेडिशंस का सम्मान करना, ये सॉफ्ट पावर होता है। पिछले कई सालों में इन रीसेंट टाइम्स द डोमिनेंट पोजीशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैज बीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चैलेंज्ड। कहीं ना कहीं अमेरिका के दबदबे में अब कमी आ रही है। हमने देखा है कि यार जब से यूरोपियन यूनियन बना है, राइज ऑफ एशिया जब से हो रहा है, यहाँ चाइना, जापान और इंडिया, हमारा भारत महान, जब से ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में आगे आ रहे हैं, उभरते हुए सितारे बन रहे हैं, तब से ये डोमिनेंस अमेरिका का अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। फॉर इंस्टेंस द इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन इन यूरोप थ्रू द क्रिएशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, द राइज ऑफ एशिया थ्रू द प्रेजेंस ऑफ चाइना एंड जापान फॉलोड बाय इंडिया इन द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, द मिलिट्री रिसर्जेंस ऑफ रशिया, दूसरी तरफ रशिया भी पावरफुल बन गया है, मिलिट्री जबरदस्त है और कई मिसाइलें, कई तोप गोले, हम यूक्रेन के वॉर में भी देख रहे हैं कि रशिया ने एक जबरदस्त बढ़त भी हासिल करके रखी है। तो रशिया की मिलिट्री माइट, इंडिया, चाइना जैसे उभरते सितारे, जापान जो एशिया की शान आन बान है, तो इस प्रकार से अलग अलग देश अब अमेरिका के डोमिनेंस को टक्कर तो जरूर दे रहे हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये है जो कि एक शिफ्ट यूनिपोलार से मल्टीपोलार वर्ल्ड ऑर्डर की ओर लेकर जा रहा है। पहले यूनिपोलार था, सिर्फ अमेरिका का दबदबा था, अब मल्टीपोलार हो रहा है, हर कोई अपने खेमे में बहुत ज्यादा पावरफुल होता नजर आ रहा है। बात करें स्पेसिफिकली अब चाइना की, तो चाइना की स्ट्रेंथ और चाइना का जो इकोनॉमिक पावर है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, उससे सभी को एक बड़ा झटका लगा तो है। चाइना इज पोस्ट
a formidable challenge to the unipolar world led by the United States. China's rise to global prominence can be attributed to its rapid economic progress. Since the introduction of economic reforms in the mid-70s under Deng Xiaoping's leadership, the most dramatic phase of which began only in 1990s. तो यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो लाए 1970 में चाइना ने, उसके बाद तो एक औद्योगिक क्रांति सी चाइना में आई है। आजकल हर देश में, हर जगह पर, हर टाइप के प्रोडक्ट चाइना के बिकते हैं और इसी से चाइना ने एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस हासिल किया है, इकोनॉमिक मोनोपोली सी हासिल कर ली है। चाइना हैज इंक्रीज्ड इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस थ्रू इट्स एम्बिशियस इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स such as one belt one road, काफी रास्ते बना रहे हैं। एशिया के अंदर भी बहुत बड़े बड़े कॉरिडोर्स बना रहे हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बड़ा खतरा है भारत के लिए भी, तो कहीं ना कहीं ऐसे कई एम्बिशियस प्रोजेक्ट चाइना लॉन्च कर रहा है और इससे एक स्फीयर सा बन रहा है हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास चाइना के इन्फ्लुएंस का। जी हां, एंड एम्स टू क्रिएट अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एंड ईस्ट एशियन रीजन्स। फर्दरमोर, चाइनीज ओपनिंग टू अफ्रीका शोज दैट देयर ड्रीम गोज बियॉन्ड नेबरिंग कंट्रीज, यानी कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्कों से भी आगे बढ़ने की कोशिश, चाहत, ड्रीम्स जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। मिलिट्रीली, चाइना इज एम्बिशियसली बिल्डिंग अप इट्स नेवल एंड एयर पावर इन ऑर्डर टू बैक अप इट्स क्लेम्स इन द साउथ चाइना सी। मिलिट्री वाइज भी चाइना तेज तर्रार तरीके से अपने नेवी बेस को आगे बढ़ा रहा है और साउथ चाइना सी में अपना मुकाम जो है वो बढ़ा रहा है, अपना होने का एहसास लोगों को दिला रहा है। साउथ चाइना सी में पूरा कंट्रोल हासिल करना चाहता है। रशिया की बात करें दोस्तों, तो रशिया हैज मेड सब्सटेंशियल प्रोग्रेस इन ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन। कहीं ना कहीं तेल के प्रोडक्शन में बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस रशिया में दिखा है। रशिया हैज इमर्ज्ड एज एन एनर्जी सुपर पावर। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यूनिपोलैरिटी, जो अमेरिका का डोमिनेंस था, वो खत्म होने की कगार पर है। यहां पर कई देश उसे चैलेंज कर रहे हैं, फिर वो चाइना हो, रशिया हो, जापान हो या इंडिया। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हैज रिन्यूड द सेंस ऑफ नेशनल प्राइड लीडिंग टू मिलिट्री assertiveness in recent times. Russia continues to influence Central and Eastern Europe and it is a founding member of the Shanghai Corporation. यानी कहीं ना कहीं रशिया चाइना की करीबी ये इनकी दोस्ती भी अमेरिका को खतरा है। जी हां, तो इस प्रकार से दोस्तों मल्टीपोलैरिटी और रीजनलिज्म में अब दूसरे देश जो हैं वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। टुडे द इंडो पैसिफिक रीजन इज गेनिंग इंपॉर्टेंस। कहीं ना कहीं एशिया का इकोनॉमिक ग्रोथ जबरदस्त हुआ है, लेड बाय चाइना एंड अदर कंट्रीज लाइक इंडिया एंड जापान। Conflicts in the South China Sea, the importance of ASEAN and American interest in the Pacific region has contributed to the importance of this region. तो ये जो अब Pacific region हो गया है, इंडो पैसिफिक रीजन, ये एक स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बन चुका है एंड इंडिया is likely to play an important role in this region in the future. तो भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका में यहां पर दिखाई दे सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको टेररिज्म का मुद्दा और साथ ही साथ मल्टीपोलैरिटी एंड रीजनलिज्म का मुद्दा समझ आया होगा। हम कोशिश करेंगे ऐसे ही लगातार पॉलिटिकल साइंस की सीरीज जारी रखने की। आप अपना प्यार बरकरार रखिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक हमारी पॉलिटिकल साइंस के नए वीडियोस को जरूर पहुंचाइए। अपना प्यार बरकरार रखिए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।